डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पिछले वीडियो में आपके यूनिट 3 में जो एल्केन वाला चैप्टर है वो शुरू किया था। मैंने जैसे कि बताया था कि एल्केन्स सिंपलेस्ट या सरलतम हाइड्रोकार्बन हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में एल्केन्स का बहुत महत्व है। हाइड्रोकार्बन्स हमारे लिए फ्यूल के रूप में प्रयोग में आते हैं, चाहे हम कुकिंग गैस के रूप में एलपीजी लें या सीएनजी लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, केरोसिन लें या फिर पैराफिन वैक्स लें, ये सब एल्केन्स ही हैं। इस प्रकार से चूँकि ये हमारे लिए बहुत महत्व के यौगिक हैं तो इसलिए इनकी केमिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये सरलतम हाइड्रोकार्बन हैं, अर्थात इनके अंदर केवल 2 तत्व ही उपस्थित होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इनकी केमिस्ट्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अन्य जो व्युत्पन्न हैं वो हम मान के चलते हैं कि वो एल्केन से ही प्राप्त हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल हम मेथेन का व्युत्पन्न हम मानेंगे कि मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें OH समूह प्रवेश करा दिया तो वो मेथिल अल्कोहल बन गया। इस प्रकार से अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करें तो हमने मेथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर CHO समूह का प्रवेश करा दिया तो CH3CHO बन गया जो एसिटल्डिहाइड है। इस प्रकार अन्य सभी यौगिक हैं वो एल्केनों के ही व्युत्पन्न माने जाते हैं। इस प्रकार से एल्केनों का जो रसायन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने एल्केन्स के नामकरण की जो पद्धतियां हैं उनको मैंने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि सबसे पहले रूढ़िवादी पद्धति आई, फिर उसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति आई और क्रमशः विकास होते होते IUPAC पद्धति, जिसको हम जिनेवा पद्धति भी कहते हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुई। IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम जिनेवा पद्धति भी कहते हैं और इसमें विभिन्न नियम जो है बनाए गए, नियम और उपनियम तमाम सारे बनाए गए जिनको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। उसी के आधार पर हम सभी यौगिकों का वर्तमान में सफलतापूर्वक नामकरण करते हैं। उसी में एल्केनों का भी नामकरण है। हालांकि IUPAC पद्धति के बारे में तुम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उसको एल्केनों का चूँकि चैप्टर हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार रीमेमोराइज करते हुए उसका पुनः जो है हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। तो IUPAC पद्धति में एल्केनों का नामकरण करने में हम जो है 2 जो है चीज़ों को विशेष ध्यान देते हैं। एक तो होता है प्रीफिक्स या पूर्व लग्न और दूसरा होता है सफिक्स। पूर्व लग्न हमें क्या बताता है कि उसके अंदर कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो इसको हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यौगिक के अंदर अगर एक से अधिक श्रृंखलाएं हैं और उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या भी भिन्न भिन्न है तो हम फिर उस श्रृंखला का मूल श्रृंखला के रूप में चयन करते हैं जिसमें कि सर्वाधिक कार्बन है और उसके लिए हम फिर उपयुक्त पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जैसे अब किसी यौगिक के अंदर 5 कार्बन की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है तो उसके लिए पेंट पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। 5 कार्बन का होने पर उसको पेंट वर्ड करेंगे और उसका सफिक्स है, मैंने बताया था शुरू में ही, एल्केनों का सफिक्स एन है तो वो पेंटेन का व्युत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न जो नियम हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सरसरी तौर पर, क्योंकि तुम लोगों के BSc पार्ट 1 के जो चैप्टर में एल्केन का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कार्बनिक यौगिकों का, हाइड्रोकार्बन का तुम्हारे लिए फार्मूला दे दिया और उससे बताया कि भाई इसके IUPAC नाम लिखो, इससे कितने एल्केन प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे C6H14 दे दिया आपके लिए कि भाई हेक्सेन है, ये हेक्सेन से कितने समावयवी प्राप्त हो सकते हैं व्युत्पन्न और उनके IUPAC नाम लिखो। तो IUPAC नाम भी तुम्हारे लिए करेक्ट होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए समावयवता मालूम होनी चाहिए
कि उसके कितने समावयवी प्राप्त हो जाएंगे और उनके IUPAC नाम क्या होंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बल्कि तुम्हारे BSc पार्ट 1 के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि C6H14 के कितने समावयवी संभव होंगे, तो हमें समावयवी निकालना पड़ेगा, या फिर किसी विशिष्ट समावयवी को संरचना दे दी, उसका करेक्ट IUPAC नेम पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस प्रकार से हमें IUPAC नाम भी करेक्ट करने आने चाहिए। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन से रूल्स हैं हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे हम एल्केनों का नामकरण कर सकते हैं। IUPAC सिस्टम में सबसे पहला जो नियम आता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का हमारे लिए चयन करना है। उसके लिए उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे हमने ये कोई एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है, इसमें देखिए 4 श्रृंखलाएँ आ रही हैं। मैंने सबसे पहले ही ऐसा उदाहरण ले लिया जिससे सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ए श्रृंखला हम कौन सी कर रहे हैं, जो ये स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 एंड 6 वाली। तो इसमें हमें 6 कार्बन परमाणु नज़र आ रहे हैं। फिर हमने बी श्रृंखला ली है, बी श्रृंखला हमने ये करी है 1 2 3 4 एंड 5 है, तो ये 5 कार्बन की है। हमने ए श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु हैं, इधर लिख दिए हैं। बी श्रृंखला में 5 कार्बन परमाणु हैं। अब देखिए इसमें एक और श्रृंखला आ रही है सी, जिसमें 6 कार्बन परमाणु। सी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली जो श्रृंखला है ये हमने सी श्रृंखला से इसको व्यक्त किया है। इसमें भी 6 कार्बन परमाणुओं की चेन है। और फिर है एक डी श्रृंखला में 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन। तो इस प्रकार से इस यौगिक के अंदर हैं वो 4 कार्बन परमाणु, 4 श्रृंखलाएँ हैं क्रमशः। ए और सी तो 6 कार्बन परमाणुओं की हैं और बी और डी 5 और 4 कार्बन परमाणु की। इस प्रकार से हमने इन 4 श्रृंखलाओं को यहाँ पर है वो हम देखते हैं। अब इसमें सर्वाधिक लंबी, हम जाहिर है कि भाई सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो 6 कार्बन परमाणु की हमें नज़र आ रही है, तो ये 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अर्थात 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, हेक्स, और इसका सफिक्स क्या होता है, एन है। तो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हेक्सेन का ये डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसमें हेक्स है वो पूर्वलग्न है और एन है उसका सफिक्स है। तो इस प्रकार से ये हेक्सेन का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये 6 कार्बन की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का हमने इसमें चयन कर लिया है। अब दूसरा जो नियम है वो हमारा क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड चेन है, जो हमारे लिए, अब देखिए इसमें 6 कार्बन की 2 श्रृंखलाएँ आ रही हैं, तो अब हमारे लिए ये समस्या उत्पन्न हो गई कि हम किस श्रृंखला को वरीयता से उसमें चयन करेंगे। तो उक्त एग्जाम्पल में 6 कार्बन की 2 श्रृंखलाएँ हैं तथा दोनों में प्रतिस्थापियों की संख्या भी 2 है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया है कि जिसमें श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु हैं और हम देख सकते हैं कि दोनों 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जो एल्किल प्रतिस्थापी हैं उनकी भी संख्या समान आ रही है। जैसे हमने बताया है कि जो स्ट्रेट ए चेन है उसमें एक एल्किल प्रतिस्थापी आ जाएगा, ये मैथिल, और दूसरा ये एथिल है और ये मैथिल है, तो 2 प्रतिस्थापी आ गए। और ये वाली जो हमने सी श्रृंखला ली है, सी को हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 वाली को, तो इसमें भी अगर हम लेते हैं तो इसमें सी श्रृंखला में ये वाला है, ये प्रतिस्थापी एक आ गया एथिल और ये वाला एक मैथिल आ गया। अर्थात दोनों में समान प्रतिस्थापी मैथिल और एथिल 2 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पर हम कोई भी इसमें से श्रृंखला का चयन कर सकते हैं, ए का भी हम चयन कर सकते हैं और सी का भी हम चयन करते हैं। अगर हम इसमें वरीयता का भी अगर हम निर्धारण करना है तो उसके लिए आगे हम जो नियम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि उस श्रृंखला का हम वरीयता से चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम क्रमांक प्राप्त हो रहे हों, तो वो आगे इसी का एक उपनियम हो जाएगा। तो मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि अगर 2 श्रृंखलाएं समान कार्बन परमाणुओं की हैं और वो सर्वाधिक वाले भी हैं, तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो।
अगर जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसा आता है कि दो श्रृंखलाएं 6-6 कार्बन परमाणु की हैं, एक में प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं और दूसरे में प्रतिस्थापी 3 आ रहे हैं, तो हमें 3 वाली श्रृंखला का हमें चयन करना होगा, 2 वाली का हम चयन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया है जिसमें दोनों 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं हैं और दोनों में ही प्रतिस्थापियों की संख्या भी 2 ही आ रही है, जो क्रमशः मैथिल और एथिल हैं। तो इसको हम किसी भी को ले सकते हैं, लेकिन फिर से मैं उपनियम में बता देता हूँ कि अगर ऐसा भी केस है और हमें सेलेक्ट करना है तो फिर हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त होंगे। तो ये मैंने इसके नियम और उपनियम इससे संबंधित बता दिए हैं। अब है इस प्रतिस्थापियों की स्थिति का क्रमांकन। प्रतिस्थापियों की स्थिति का हमें किस प्रकार से क्रमांकन करना है? हमें उस सिरे से जो हमारी चयनित श्रृंखला है वो क्रमांकन करना है जहाँ से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहे हों। तो अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला 5 कार्बन परमाणु की है, जो हमने स्ट्रेट चेन ले ली है 1 2 3 4 एंड 5। हालांकि ये भी एक श्रृंखला बन रही है 1 2 3 4 एंड 5, तो इनमें से कोई सी भी हम श्रृंखला ले सकते हैं। हमने स्ट्रेट श्रृंखला ली है, स्ट्रेट चेन ली है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रतिस्थापी हैं वो एक प्रतिस्थापी तो ये मैथिल समूह है और दूसरा प्रतिस्थापी ये मैथिल समूह है। तो इसमें हम जो है क्रमांकन अब हमें करना है कि हम दोनों सिरों से क्रमांकन कर सकते हैं। ए सिरे से क्रमांकन करने में, अर्थात राइट से लेफ़्ट की ओर जाने में हमारे लिए जो क्रमांकन आ रहा है, लेफ़्ट से राइट की ओर आने को क्रमांकन ए हमने व्यक्त किया है और राइट से लेफ़्ट की ओर जाने को हमने क्रमांकन बी किया है। तो हमने लेफ़्ट से राइट की ओर का हम देखें 1 2 3 4 एंड 5, अर्थात हमारे एक मैथिल प्रतिस्थापी को 2 क्रमांक प्राप्त हो रहा है और दूसरे मैथिल प्रतिस्थापी को 3 क्रमांक प्राप्त हो रहा है। तो इनका हम योग करके देखेंगे। 2 + 3 अर्थात हमारे लिए 2 + 3 अर्थात 5 हमें प्राप्त हो गया। अर्थात इसका जो योग है, जो क्रमांकों का योग है वो 5 है। ए वाले क्रमांकन, ए क्रमांकन कौन सा है? जो कि हमने लेफ़्ट से राइट की ओर किया है। अब राइट से लेफ़्ट की ओर अगर हम देखें बी क्रमांकन, तो उसमें प्रतिस्थापियों को अंक प्राप्त हो रहे हैं, एक मैथिल को 3 और दूसरे को 4, अर्थात 3 + 4। 3 + 4 का हम योग करेंगे तो वो आएगा 7। तो हमारा जो 7 वाला योग है वो अधिक है, तो हमें इसको क्रमांकन बी को रिजेक्ट करना है, क्रमांकन ए को हमें सिलेक्ट करना है। ए क्रमांकन के आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट नियम है वो क्या कहता है? समान प्रतिस्थापियों की एक से अधिक संख्या। अगर समान प्रतिस्थापी, अगर जैसे सपोज करिए 2 मैथिल समूह हैं, तो हम उसके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी उसी प्रकार से होते हैं। 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा इत्यादि ये प्रीफिक्स हैं, इनको हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं। तो 2 होने पर 2 मैथिल समूह हैं तो डाई मैथिल वर्ड यूज़ कर लेंगे, 2 एथिल समूह होते तो डाई एथिल कर लेते, 3 मैथिल होते तो हम ट्राई मैथिल हम यूज़ कर लेंगे, ट्राई मैथिल वगैरह है यूज़ कर लेंगे। 5 इसी प्रकार से मैथिल हो जाएं तो हम पेंटा मैथिल यूज़ कर लेंगे, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हमारा जो नियम कहता है, अब नामकरण किस प्रकार से, तो अभी तक हमने फिर से रिव्यू कर लें, हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही हैं तो उसमें प्रिफर्ड चेन, प्रेफरेंस किस तरह से लेंगे हम, जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी हो। अगर प्रतिस्थापी भी समान हैं तो हम उस श्रृंखला को लेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहे हों। नेक्स्ट हमने इसमें जो सिलेक्ट किया है नियम, उसमें यह है कि हमारा जो क्रमांकन है प्रतिस्थापियों के लिए उस सिरे से सिलेक्टेड चेन में करना है जहाँ से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा हो। तो ये अगला नियम है। अगला नियम है नामकरण में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का प्रयोग। जैसे सिलेक्टेड चेन है उसमें अब हमने प्रतिस्थापी भी देख लिए कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, हमने उनके क्रमांकन का तरीका भी देख लिया कि हमें किस सिरे से क्रमांकन करना है जो कि न्यूनतम अंक उनको दे रहा है। अब हमें लिखना किस प्रकार से नाम है, तो नाम को लिखने में हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें जो है हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का क्रम यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें ए हमारा जो क्रम है वो न्यूनतम अंक दे रहा है। किस प्रकार से न्यूनतम अंक दे रहा है हम खुद देख सकते हैं।
हम राइट से लेफ़्ट की ओर चल रहे हैं, तो हमारा एथिल प्रतिस्थापी एक आ रहा है जो 3 पोजीशन पर है, एक मेथिल आ रहा है 4 पर है, एक मेथिल आ रहा है 5 पर है। तो इस प्रकार से जो योग है वो क्या बन रहा है, 3 + 4 + 5, 7 + 5 दैट इज़ 12 बन गया योग। इस प्रकार से हमारा जो योग है वो हमें प्राप्त हो गया है, वो 12 है। 12 योग है वो हमें प्राप्त हो रहा है इसमें। और ये योग हमारे लिए प्राप्त हो गया। 3 + 4 + 5 दैट इज़ 12 है, वो हमारे लिए प्राप्त हो गया है। अब दूसरा हमारा जो क्रमांकन है जो राइट से लेफ़्ट की ओर है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें प्रतिस्थापियों का जो योग आ रहा है वो है 4 पोजीशन पर एक मेथिल, 5 पर एक मेथिल। तो हम इसको योग करके यहाँ पर देखें, 4 + 5 + 6 पर एथिल आ रहा है, तो हमारा टोटल योग हो जाएगा 9 + 5 दैट इज़ 15। तो हमारा ये वाला जो योग है वो 12 दे रहा है, जिसमें हमने राइट से लेफ़्ट की ओर किया है। और जो ये वाला जो योग है, ये बी जो योग है उसमें बी क्रमांकन है, उसमें योग आ रहा है 15। तो हमारे लिए ये वाला जो ए क्रमांकन का तरीका है वो हमारे लिए इस्तेमाल करना है। अब इसके अनुसार क्या इसका नाम पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करना है। जो एक प्रतिस्थापी है वो एथिल है, उसके लिए ई वर्ड आएगा, और 2 प्रतिस्थापी क्रमशः डाईमेथिल है। तो डाईमेथिल के लिए डाईमेथिल में हमें क्या देखना है, जो न्यूमेरिकल जो हमारे प्रीफिक्स हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना है, और हमारा जो मूल प्रीफिक्स है उसका जो नाम है उसको हमें ध्यान में देना है, मूल प्रतिस्थापी है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, डाईमेथिल में एम है, एम को ध्यान में देना है। तो डाई मैथिल, डी को नहीं, अगर हम डी को ध्यान में देंगे तो पहले हम 4 5 डाई मैथिल लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए क्या है, इनको न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को हमें ध्यान में नहीं देना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आईयूपीएसी ने कहा कि डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं उनको ध्यान में नहीं देना है। तो इसमें हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किस किस के बीच में देखना है, ई फॉर इथाइल एंड एम फॉर मिथाइल में। तो 3 पोजीशन पर इथाइल है तो हमने नाम लिख दिया 3 इथाइल। 4 5 डाई मिथाइल, 4 और 5 पोजीशन पर 2 मेथिल समूह है, तो ये हो गया 4 5 डाई मिथाइल। और 8 कार्बन का हमारा ये सिलेक्टेड चेन है, तो ऑक्टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पूरा नाम इसका बन जाएगा 3 एथिल 4 5 डाई मेथिल ऑक्टेन। ये इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम हो जाएगा। इस प्रकार से हम आईयूपीसी नाम इनके सफलतापूर्वक कर सकते हैं।